बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिज़नेस मैथमेटिक्स 2। आज हम इसका लेक्चर नंबर 19 करेंगे, जिसमें एडिशनल एप्लीकेशंस हैं ऑप्टिमाइजेशन की। लास्ट लेक्चर्स में हमने सेक्शन 17.1 कवर किया था, चैप्टर 17 का, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की एप्लीकेशंस हमने स्टार्ट की थी। रेवेन्यू एप्लीकेशंस, कॉस्ट एप्लीकेशंस और प्रॉफिट एप्लीकेशंस, तीन मेन एप्लीकेशंस थी। और फिर हमने मार्जिनल अप्रोच टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी किया था, जिसमें हमने मार्जिनल एनालिसिस यूज़ किया था, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को यूज़ करते हुए। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एप्लीकेशंस को ही, और कुछ और एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइजेशन की देखेंगे। चैप्टर 16 में हमने ऑप्टिमाइजेशन की मेथडोलॉजी की थी, उसी को फॉलो करते हुए अब हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो आज हम सेक्शन 17.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन की ही एडिशनल एप्लीकेशंस हैं। और एडिशनल एप्लीकेशंस हम एग्जांपल्स के थ्रू कवर करेंगे। तो हम सेवरल एग्जांपल्स कवर करेंगे, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था। ठीक है, तो हम एग्जांपल वाइज चलेंगे। कोई ऐसे टॉपिक्स के नाम नहीं है, जैसे रेवेन्यू एप्लीकेशन, कॉस्ट एप्लीकेशन, इस तरह की नहीं। कुछ भी, कोई भी एग्जांपल हो सकती है। देखिए, कोई भी नाम ना हो, एक स्टेटमेंट लिखी हो जिसमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की बात की जाए, वो ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ है, लेट्स से कि मेरे पास एक फेंस बनानी है मैंने, लेट्स से, ठीक है ना, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतनी ही ईंटें हैं, इतने सीमेंट है मेरे पास, यानी कि आप कह लें कि जो फेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे पास महदूद है, लिमिटेड है। मैं उतने ही उसी को यूटिलाइज करके फेंस करना चाहता हूँ किसी को, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एरिया उसमें कवर हो जाए। ठीक है, फ़र्ज़ करें मेरे पास 100 पैरीमीटर का मैं या 100 फीट की मैं फेंस लगा सकता हूँ। तो 100 फीट तो किसी भी तरह से कंप्लीट किए जा सकते हैं ना। आप चारों तरफ 25-25 कर दें, ठीक है, 100 फीट हो जाएगी। इसी तरह एक तरफ आप 30-30 कर दें और दूसरे तरफ 20-20 कर दें, तब भी 100 पूरी हो जाएगी। लेकिन किस तरह से मैं फेंसिंग करूँ कि मैक्सिमाइज हो जाए, मेरा एरिया मैक्सिमाइज हो जाए, तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी स्टेटमेंट दी जाए जिसमें एट द एंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो किसी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो, तो वो ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन जाता है और वो एप्लीकेशन बन जाती है ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, तो इसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसमें ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, व्हिच इज रियल एस्टेट। सो एडिशनल एप्लीकेशन में पहली जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, ये आपके बुक में है 17.2 में। काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, मैं 3-4 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो 3-4 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहली जो है वो रियल एस्टेट। ठीक है जी, रियल एस्टेट की एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आप सुन दें और देखें भी। अ लार्ज मल्टीनेशनल conglomerate is interested in purchasing some prime boardwalk real estate at a major ocean resort। ठीक है, तो रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है, कुछ आप परचेज करना चाहते हैं किसी ओशन रिजॉर्ट में। ठीक है, रियल एस्टेट। द conglomerate is interested in acquiring a rectangular lot। देखें फिर वही बात, रेक्टेंगुलर लॉट वो एक्वायर करना चाह रहा है, which is located on the boardwalk। ठीक है, बोर्डवॉक के साथ साथ वो लोकेट करती है। द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट द लॉट हैव एन एरिया ऑफ 100,000 स्क्वायर फीट। अब देखें, लॉट का जो एरिया है वो फिक्स्ड है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो फिगर है, दैट रिप्रेजेंट्स अ स्केच ऑफ द लेआउट विद एक्स। ये फिगर 17.11, ये आपकी बुक में नंबर है 17.11। मैं इसको यहाँ पे आपको बना के बता देता हूँ। प्रेजेंट्स अ स्केच ऑफ द लेआउट विद एक्स इक्वलिंग द बोर्ड वॉक फ्रंटेज for the lot and y equaling the depth of the lot, both measured in feet। ठीक है, the seller of the property is pricing the lots at $5,000 per foot of frontage along the boardwalk and $2,000 per foot of depth away from the boardwalk। ठीक है जी, तो वो कहता है कि बोर्ड वॉक के करीब करीब जो जगह हैं वो $5,000 पर फुट के हिसाब से देगा, और जो दूर है उससे, जो डेप्थ में है, उसको $2,000 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से देगा। द conglomerate is interested in determining the dimensions of the lot which will minimize the total purchase cost। अब देखिए, अगर फिक्स्ड प्राइस होती ना पूरे ही लॉट की $5,000 स्क्वायर फीट, अगर वो सेम प्राइस होती तो फिर उसको कितना मसला नहीं होना था, वो कि जिस तरह मर्जी ले ले। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो फ्रंट अपना बोर्ड वॉक के साथ ज़्यादा ज़मीन लेता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी,
और डेप्थ में अगर ज़्यादा लेता है तो फिर उसकी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। लेकिन वो मिनिमाइज कॉस्ट करना चाहता है, आखिर बोर्ड वॉक की भी तो कोई ना कोई क्रॉसिंग लेनी है उसने, ठीक है ना, और एरिया भी पूरा रखना है। अब उसने इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करना कि कितनी बोर्ड वॉक के साथ ले और कितनी दूर, ताकि कॉस्ट भी मिनिमम रहे और आपका एरिया भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर हम रेफर करें उस फिगर को, लेट मी शो यू द फिगर। तो ये फिगर बनाते हैं, ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है आपका, ठीक है, ये ओशन है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ बोर्ड वॉक है, ठीक है, ये बोर्ड वॉक है। ओशन के साथ साथ जो बोर्ड वॉक्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी बोर्ड वॉक हो गई, ठीक है, ये आपकी बोर्ड वॉक हो गई ये सारी। अच्छा, अब इसके साथ वो कह रहा है कि एरिया हमने रखना है इक्वल। अब ये जो हमने ये कहा था ना कि अलोंग बोर्ड वॉक जो है वो एक्स है, ये देखें बोर्ड वॉक के साथ साथ ये जो लेंथ है ये एक्स है, ठीक है, तो ये लेंथ भी एक्स होगी, ज़ाहिर है ये लेंथ भी एक्स हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक। फिर जो डेप्थ है आपकी नीचे की तरफ, जो बोर्ड वॉक के दूर जा रहे हैं उसको वो डेप्थ कह रहा है, तो ये आपकी वाई है, ठीक है, इसको हमने वाई कह दिया। डायमेंशन है ना, किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन एक्स और वाई होती हैं, ठीक है, तो इसको आप डेप्थ कहते हैं, ये वाई होगी एक्स, और एरिया फिक्स है इस लाट का जो कि 100,000 स्क्वायर फीट है, ये 100,000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है, ये आपकी डेप्थ कहलाती है, ठीक है। ये जो है इसको हम डेप्थ कहते हैं, ठीक है, डेप्थ इस साइड पे है, ठीक है, अलॉन्ग द बोर्ड। तो ये आपकी फिगर है। अब ये देखिए हमने ये एक्स क्या दिया, ये वाई क्या दिया, इसकी जो ठीक है, ये आपकी डेप्थ हो गई। अगर मैं इसके और अच्छे तरीके से पिक्चर बना दूं तो, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के साथ, तो ये तो इसकी डेप्थ वाई हो गई, जो विड्थ है यानी जो बोर्ड वॉक के साथ साथ है वो आपके एक्स हो गई, ठीक है, और ये ओशन है आपका सारा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ये हमें चीज़ें मिल गई। अब अगर आप इस फिगर को रेफर करें, ये फिगर 17.1 जो बुक में है 17.11, ठीक है जी, ये फिगर है। अब वो कह रहा है जी कि रेफर टू फिगर 17.11, टोटल परचेज कॉस्ट फॉर अ लॉट हैविंग डायमेंशंस ऑफ x फीट बाई y फीट, ठीक है, ये x क्योंकि ज़ाहिर है आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो x बाई y फीट होगी उसकी डायमेंशंस, इज c इज इक्वल टू 5000 x प्लस 2000 y, ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा था ना कि जो x के साथ साथ है उसकी 5000 कास्ट करेगा और जितना आप डेप्थ पे जाएंगे वो 2000 कास्ट करेगा। तो अगर वो डेप्थ की तरफ आप जाएं जितना, अगर एक यूनिट डेप्थ में एक यूनिट जो है या एक फुट जो है वो आपको उसने कहा था कि मैं 2000 कास्ट करूंगा, हम y फुट तक गए हैं, यही है ना, हमने y फीट लिया है तो ये 2000 टाइम्स y हो जाएगा। इसी तरह जो अलोंग बोर्ड वॉक था, अलोंग बोर्ड वॉक, ठीक है, वो था 1 फुट, उसने कहा था कि 5000 के हिसाब से मैं चार्ज करूंगा, $5000, ठीक है, और हमने x फुट कहा है कि हम अलोंग वो लेंगे तो ये 5000 टाइम्स x हो जाएगा। अब जो टोटल आपकी कास्ट आएगी वो क्या होगी, 5000 प्लस 2000 y, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सो योर टोटल कॉस्ट C इन डॉलर्स इज 5000 x प्लस 2000 y। अब आपकी मर्जी है, आप x जितना मर्जी ले लें, y जितना मर्जी ले लें, x ज़्यादा लेंगे कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, y ज़्यादा लेंगे कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन कितना, आखिर x को ज़ीरो तो नहीं किया जा सकता ना, ठीक है, तो ये भी हमने देखना है। तो द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ x एंड y which minimize c, ठीक है। However, c is stated as a function of two variables and we are unable as yet to handle functions which have two independent variables। हमने अभी two independent variables का कोई नहीं minimize किया, देखें एक ही था function of x, f(x) था, हम उसका डेरिवेटिव जीरो करते थे, x की वैल्यूज निकालते थे, सेकंड डेरिवेटिव में डाल के देखते थे लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है। दो वेरिएबल्स का काम हमने किया ही नहीं, ठीक है, तो एक वेरिएबल को हम संभाल सकते हैं, दो वेरिएबल्स को नहीं। तो फिर कोई ना कोई कंडीशंस गिवन होगी आपको, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी एग्जाम्पल में ही, जिसको यूटिलाइज करते हुए हम x को और y को एक दूसरे के रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। जब x और y एक दूसरे के
का फंक्शन बन जाए या y और x के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप आप शो कर दें, तो फिर y को x की टर्म्स में लिखा जा सकता है या x को y की टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो उस इक्वेशन को यूज करते हुए हम अपने प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देंगे वन वेरिएबल में। तो अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, हमने इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अब y और x के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप तलाश करें, ठीक है। अब अगर आप जाएं अपने क्वेश्चन में तो आपने देखा होगा कि एरिया मेंशन था, ये कॉन्स्ट्रेंट है। आप देखें जो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग में भी काम नहीं किए थे, उसमें क्या था, कॉन्स्ट्रेंट होता था कोई ना कोई कि मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू सम कॉन्स्ट्रेंट। तो अब ये कॉन्स्ट्रेंट ही है जो इक्वेशन की टर्म्स में है, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल में नहीं है। तो कॉन्स्ट्रेंट हम कंडीशन को ढूंढ लेते हैं एक्स वाई वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। बिकॉज द conglomerate has specified that the area of the lot must equal 100,000 square feet, a relationship which must exist between x and y is this। क्योंकि ये एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया एक्स वाई होता है ना, ये आपका एरिया है, ये जो एक्स वाई है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस x एंड y हैं तो उसका प्रोडक्ट x टाइम्स y एरिया दे देता है। तो एरिया 100,000 है तो x y 100,000 आ गया। तो गिवन दिस रिलेशनशिप वी कैन सॉल्व ईदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर, ठीक है। तो यूजुअली हम y को x में ले जाते हैं ताकि हमारा फंक्शन x में रहे, y में ना रहे, ठीक है। तो इधर से अगर मैं x को डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा x और y में, ठीक है। तो देखें y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब इसको हम यूज कर लेंगे, यूज दिस इन कॉस्ट फंक्शन। अब इसको अगर मैं कॉस्ट फंक्शन में यूज कर लूं तो आपके पास एक वेरिएबल बचेगा, दो नहीं। वी कैन सब्स्टिट्यूट द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इनटू द कॉस्ट फंक्शन वेयरएवर द वेरिएबल y अपीयर्स, और c इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 5000x तो था ही प्लस 2000 टाइम्स y था। तो ये देखें ये y आपकी वैल्यू, ये वो y वैल्यू थी ना जो हमने रिप्लेस कर दी। 2000 y था ना, तो y की जगह हमने 1000 बाई एक्स 100,000 बाई एक्स रिप्लेस किया। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 200 कितने बनते हैं, मिलियन, 1000 का मिलियन होता है ना, ठीक है। तो 200 मिलियन बाई एक्स ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब जब कॉस्ट फंक्शन बन गया, अब इसको मिनिमाइज करना तो आसान हो गया ना, मॉडलिंग हो गई। अब मिनिमाइज करने के लिए क्या करना है, पहला डेरिवेटिव 0 पुट करना है, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। सेकंड डेरिवेटिव में डाल के देखें, अगर वो पॉजिटिव है तो मिनिमम हो गई आपकी कॉस्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, c ऑफ x। मैं दोबारा इधर लिख लेता हूँ, कॉस्ट फंक्शन जो है आपके पास वो आया 5000x प्लस 200 मिलियन, 6 जीरोस के साथ मिलियन ही होता है ना, हमारी चलती है 100 के साथ, ऐसा ही है ना। 1000 के बाद हम 100,000 पे लाख कर देते हैं, फिर 100 लाख पे करोड़ कर देते हैं, 100 करोड़ पे अरब कर देते हैं। ये जो मिलियन ट्रिलियन चलते हैं ये 1000 के हिसाब से चलते हैं, ये 1000 का मिलियन होता है, ठीक है। तो देखें 1000 का मिलियन है ना, 6 जीरोस, 200,000 तो 200 मिलियन। इसी तरह 1000 मिलियन का बिलियन हो जाता है, 1000 बिलियन का ट्रिलियन हो जाता है। तो ये 1000 के हिसाब से चलते हैं, 3 जीरोस। इसीलिए आप देखा होगा कि ये जब भी आप इन फॉरेन ऑथर्स की बुक्स देखें ना, ये हमेशा 3 के बाद ये कामा लगाते हैं। देखें 3 जीरोस के बाद कामा, 3 जीरो के बाद कामा, ताकि पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। तो बिलियन तक हम नहीं पहुंचे क्योंकि तीसरा कामा नहीं आया। इसके पीछे मैं एक 1 लगा दूं तो ये फिर 1.2 बिलियन बन जाएगा। अब देखिए इसको मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि आप मिनिमाइज करें कॉस्ट को, मिनिमाइज कॉस्ट, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ये है हमारा, ठीक है। मिनिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन, ये जो cx आया, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 5000 टाइम्स 1 और ये माइनस 200 मिलियन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 1/x है ना, 1/x ऊपर जाके x टू द पावर माइनस बनता है, और जब इसका डेरिवेटिव लिया जाए तो ये आएगा -x टू द पावर -2, तो ये फिर -1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, -1/x स्क्वायर। तो ये इसलिए बाहर मैंने नेगेटिव डाल दिया और नीचे x स्क्वायर हो गया। अब इसको 0 करना है हमने फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। c प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट इक्वल, ये दूसरी तरफ जाके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर चला गया। अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर आएगा 200,000 बाई 5,000,
ठीक है जी 5000, तो ये 1000 एक काट गया इस 1000 के साथ, 5 4s are 20, तो 40,000 आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर आ गया 40,000। अब 40,000 को अगर आप एक्स पे डिवाइड करें तो आई कैस ये आएगा 200, ठीक है 4 जीरोज है ना, तो 200 स्क्वायर लेंगे तो 4 और आगे 4 जीरोज आ जाएंगे, तो x प्लस माइनस 200 आएगा, तो माइनस नहीं लिया हमने, ठीक है। नेगेटिव रूट विल बी मीनिंगलेस, राइट, क्योंकि ये डायमेंशंस है ना, तो अगर नेगेटिव रूट ले लूँ तो वो मीनिंगलेस होगा, तो इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव रूट ले लिया। ये क्रिटिकल नंबर है। अब इस क्रिटिकल नंबर को सेकंड डेरिवेटिव में डाल लें, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव आप अगर यहाँ से निकालें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ठीक है, इधर से सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो 5000 तो जीरो हो गया। अब ये देखिए -1/x स्क्वायर जो है, ये -1/x स्क्वायर, इसका मैं अगर एक और डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? ये नेगेटिव x टू द पावर -2 है ना, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2x टू द पावर -3 हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ठीक है, +2/x क्यूब। तो ये माइनस जो था ये प्लस हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई जब हुआ तो ये 400 मिलियन बन गया, ऊपर 2 भी एक आया ना, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये आया आपके पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं x की, ठीक है। देयरफॉर c डबल प्राइम ऑफ x, x इज 200, इज 4,400,000 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब था, तो ये 200 क्यूब आ गया। तो 200 क्यूब में कितने जीरोज आ जाएंगे? 6 जीरोज आ जाएंगे, ठीक है ना। 6 जीरोज गए और 8, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। 6 जीरोज तो कैंसिल हो जाएंगे, और 8 जो डिवाइड करेगा 400 को वो 50 बनेगा, ठीक है। या 50 है या 550 बनता है, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 0, एनीवे इट्स पॉजिटिव। अगर आप इसको सॉल्व ना भी करें ना, ये 15 आप ना भी निकालें तो खैर है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये स्किप भी कर दें बेशक, ठीक है। तो ये 4 हर चीज़ पॉजिटिव है, तो इट्स ग्रेटर देन 0। हमें तो सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव में इंटरेस्टेड है ना, तो इसको सॉल्व ना भी करें तो खैर है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट c ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 200। अब देखिए, मैंने एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये कहता रहा बार बार कि हमने ये रिलेटिव मैक्सिमम निकाला है। फर्स्ट डेरिवेटिव 0, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, ये मिनिमम है, मैं मैक्सिमम लिखता जा रहा हूँ, मिनिमम cx इज मिनिमम एट x इक्वल टू 200। अच्छा, बार बार हम ये कहते जा रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो ये तो रिलेटिव मिनिमम की डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट मिनिमम की तो नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब एक ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट, तो रिलेटिव मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम बन जाता है, रिलेटिव मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्योंकि एक दफ़ा जब वो मिनिमम बनाया ना उसने, अब और कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं कि वो वापस नीचे आए, फिर वो दोनों तरफ से ऊपर ही जाता जाएगा, यहाँ हमारा इंटरवल ख़त्म हो जाएगा, तो उसने दोबारा नीचे आना ही नहीं। तो वो जो एक ही दफ़ा जो मिनिमम बना था ना रिलेटिव, वही एब्सोल्यूट मिनिमम बन जाएगा। ये वन क्रिटिकल पॉइंट की ये खासियत होती है, ठीक है, इसलिए हम इसी को मिनिमम कह देते हैं, ठीक है। तो अब डायमेंशंस क्या हैं? x 200, तो अब x 2, उसने तो कहा था कि आप डायमेंशंस बताएं, तो x 200 का मतलब y भी तो निकालना है हमने, डेप्थ भी, तो 200 फीट तो आपने बोर्ड वॉक के साथ साथ ले लिया, डेप्थ कितनी लेनी है? तो ये आ जाएगी आपका जो आपने निकाला था y था 100,000 डिवाइडेड बाई x, तो x की जगह 200 रखे ना, तो ये आएगा 500, ठीक है। तो 500 फीट आपने डेप्थ में जाना, ठीक है। अब देखें, कॉस्ट भी निकाल लें, ये तो x और y आ गए, ठीक है, x आ गया, y आ गया, ठीक है। अब ये बताएं कि कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। अब इसी x के ऊपर ना मिनिमम, या मैं पहले ये लिख देता हूँ, सो देयरफॉर कॉस्ट विल बी minimized, minimum कह दें, cost will be minimum if dimensions of the lot are 200 by 500,
ठीक है, ये आ गई 200 along the crosswalk and 500 in the depth। ठीक है, अब जो है कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट है क्या, इस पे तो मिनिमम हो गई, और मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी, ऑल्सो द कॉस्ट, द मिनिमम कॉस्ट इज, मिनिमम कॉस्ट यही है कि यही एक्स आप कॉस्ट फंक्शन में डाल दें। ऑल्सो द मिनिमम कॉस्ट इज सी ऑफ 200, कि कॉस्ट फंक्शन जो था हमारा, जो था या कॉस्ट फंक्शन में एक्स और वाई भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, 5000 एक्स था तो एक्स 200 आ गया, और फिर प्लस 200 मिलियन बाई एक्स था तो उसमें 200 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5000 एक्स प्लस 200 मिलियन डिवाइडेड बाई एक्स था, तो हमने एक्स की वैल्यू डाली, और यहाँ से अगर हम कॉस्ट निकालें तो ये आपके पास आती है 2 मिलियन। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास डॉलर्स। अच्छा, और आप ये भी निकाल सकते हैं, या फिर वो जो शुरू में कॉस्ट फंक्शन था आपका 5000 एक्स प्लस 2000 वाई, ये भी एक फंक्शन था ना शुरू में आपका, यहाँ इसमें आप डाल दें, इसमें आप एक्स 200 डाल दें और वाई 500 डाल दें, क्योंकि अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, वाई 500 है, ये दोनों भी डालें तो आंसर देखिएगा कि $2000 ही आएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास टोटल कास्ट आ गई। तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर दें, या एक्स वाले फंक्शन में सिर्फ एक्स डाल दें, या एक्स वाई वाले फंक्शन में एक्स वाई डाल दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मिनिमम कास्ट। तो दिस वाज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। देखें, ये वही मैंने जो बिगिनिंग में आपको एक एरिया मिनिमाइज करने या मैक्सिमाइज करने की बात की थी, इसमें उसने एरिया सेम रखा और कॉस्ट को मिनिमम कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप किसी एक चीज़ को फिक्स करेंगे, दूसरी चीज़ को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे। जिसको आपने फिक्स किया वो आपका कंस्ट्रेंट है, उसको आपने यूज़ करना है एक्स और वाई की रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, ताकि आपका जो फंक्शन है जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है वो आपका एक वेरिएबल का फंक्शन बने, दो वेरिएबल्स का नहीं। तो जब भी आप मॉडलिंग करें और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएँ तो फिर तलाश करें एक कंडीशन जो एक्स और वाई को आपस में रिलेट करे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स लोकेशन मॉडल। ठीक है, ये आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है, इमरजेंसी रिस्पांस लोकेशन मॉडल। एक चैप्टर 6 में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी जब हम मेथोडोलॉजी डेवलप कर रहे थे। ठीक है, एग्जाम्पल 13 है अगर आप देखना चाहें तो। ठीक है, चैप्टर 6 में इसी बर्डनिक की बुक में, डिस्कस्ड अ प्रॉब्लम इन विच 3 रिजॉर्ट सिटीज हैड एग्रीड जॉइंटली टू बिल्ड एंड सपोर्ट एन इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी विच वुड हाउस रेस्क्यू ट्रक्स एंड ट्रेन्ड पैरामेडिक्स। ठीक है, द की क्वेश्चन डेल्ट विद द लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी. The criterion selected was to choose the location so as to minimize S, the sum of the products of the summer populations of each town and the square of the distance between the town and the facility. ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिगर शो कर रहा हूँ आपको। फिगर बिलो shows the relative locations of 3 cities. ठीक है, यहाँ पे एक हम बना लेते हैं, लेट्स से ये लोकेशन है आपकी 3 सिटीज़ की। ठीक है, कि इसका ओरिजिन क्या लें, सिटी 1 आपका ये 12 पे लोकेटेड है, फिर सिटी 2 आपका 20 पे, सिटी 3 आपका 30 पे। ठीक है, 2 हो गया और ये सिटी 3 हो गई। ठीक है जी, 3 सिटीज़ हैं और x हम कहीं भी डिस्टेंस ले रहे हैं, कहीं भी ये हो सकता है, ये x जो 0 से ओरिजिन से x जो फासला है। द क्राइटेरियन फंक्शन टू बी मिनिमाइज्ड वाज डिटरमिन्ड टू बी s विच इज़ 450x² माइनस 19,600x प्लस 241,600। ये आपका है, कुछ भी है, कहीं से भी आया, आप उसको एग्जाम्पल 6 चैप्टर 6 में एग्जाम्पल 13 अगर आप देखें तो और भी डिटेल आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या कंसर्न है, हमें तो सिर्फ एस से कंसर्न है कि ये फंक्शन अगर हमें गिवन है तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव लेके और करके। ठीक है, वेयर एक्स इज़ द लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, ये जो एक्स है लोकेशन ऑफ द फैसिलिटी रिलेटिव टू 0 पॉइंट इन फिगर 17.12। ये जो फिगर है ये आपके बुक में ये फिगर 17.12 दी हुई है। ठीक है, तो इसको रेफर कर रहे हैं
कि यू मे वांट टू रीड एग्जाम्पल 13 ऑन पेज 234। तो पेज 234 इस बुक का जो है, इसमें अगर एग्जाम्पल 13 आप रीड करें तो आपको और भी ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये एस आया कहाँ से है। लेकिन हमें गर्ज एस को मिनिमाइज करने से है, जहाँ से भी आया एस गिवन है। गिवन द क्राइटेरियन फंक्शन द फर्स्ट डेरिवेटिव इज, आप देखें ये आपको फंक्शन दिया है ना, ये क्राइटेरियन फंक्शन डेवलप किया था उन्होंने, एस इज द क्राइटेरियन फंक्शन। हमने इसको मिनिमाइज करना है तो क्या चाहिए हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, ये आएगा 900x माइनस 19,600। तो ये आ गया 900x माइनस 19,600। अगर एफ प्राइम को आप 0 के इक्वल सेट करेंगे तो 900x इक्वल टू 19,600 आएगा, और यहाँ से अगर आप क्रिटिकल वैल्यू निकालें यानी कि 900 पे डिवाइड कर दें तो x आ जाएगा 2177। ठीक है, सो वेरी सिंपल। अब सेकंड डेरिवेटिव, चेकिंग द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, वी फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ये है 900x माइनस दिस, तो सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ 900 आ जाएगा, 900 टाइम्स 1 माइनस 0। अब अगर आप सेकंड डेरिवेटिव में रिप्लेस करें x की वैल्यू जो कि 21.77 है तो वो आपका 900 ही आएगा, विच इज पॉजिटिव। दस f इज मिनिमाइज्ड व्हेन x इज 2177। द क्राइटेरियन फंक्शन s इज मिनिमाइज्ड एट दिस point and the facility should be located as shown in figure 17.13। तो आपका जो लोकेशन है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए कि आपने जो 3 सिटीज बनाए थे, ये थे आपके, ये 12 पे था एक और 20 पे था दूसरा और 30 पे था तीसरा। उसने कहा जी कि आपकी जो लोकेशन है ना वो 21 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं लोकेशन होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये फैसिलिटी की जो लोकेशन है वो यहाँ पे होनी चाहिए, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें तीनों सिटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा। ठीक है जी, तो ये सिटी 1 2 3 थे आपके पास, ये माइल्स में था, तो अगर 21.77 पे अगर आप रखेंगे आपने ये फिगर 17.13 है जिसका जिक्र हमने पीछे किया कि ये जो फिगर 17.30 है इसमें वो लोकेटेड है आपकी 21.77। तो देखें अगर आप वैसा ही हिट एंड ट्रायल से ये काम करें कि यार ये फैसिलिटी कहाँ पे होनी चाहिए तो बड़े, ताकि सबको फ़ायदा हो जाए, तो ये लोग इमरजेंसी रिस्पांस है ना बेसिकली कि आपने इमरजेंसी कॉल पे जाना है, तो इमरजेंसी कॉल तो किसी भी सिटी से आ सकती है ना आपको, कि 3 सिटीज़ ने मिल के एक जगह पर ऐसी फैसिलिटी बनानी है जहाँ से वो आपका काम जल्द से जल्द हो जाए, तो फिर वो इस जगह पे स्टडी करेंगे ना, ऐसे तो नहीं बस बना देंगे कि बस तीनों के सेंटर में बना दें कहीं पे भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ता है। देखिए कितना बड़ा उन्होंने मॉडल बनाया और फिर उसमें से मिनिमम वैल्यू निकाली इसकी, और वो आपके पास जो है 21.77 आया। अब यहाँ से आप तीनों ही सिटीज़ में बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं, वरना आपको प्रॉब्लम ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी एप्लीकेशन की, ऑप्टिमाइजेशन एप्लीकेशन की, वेलफेयर मैनेजमेंट। Welfare management. A newly created state welfare agency is attempting to determine the number of analysts to hire the process welfare applications. ठीक है, welfare applications जो आएंगी उनको प्रोसेस करने के लिए उसने एनालिस्ट्स हायर करने हैं किसी वेलफेयर एजेंसी में। Efficiency experts estimate that the average cost C of processing an application is a function of a number of analysts x, कि जितने आप एनालिस्ट्स हायर करेंगे ना, ठीक है ना, उस पे डिपेंड करती है आपकी एवरेज कॉस्ट। अगर आप ज़्यादा लोग रखेंगे तो ज़ाहिर है एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम रखेंगे तो कम हो जाएगी, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ एनालिस्ट भी कुछ ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि हम 0 कर दें, एक ही रख लें बंदा। ठीक है, तो ये देखना पड़ता है कि कितने एनालिस्ट रखने से हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, स्पेसिफिकली द कॉस्ट फंक्शन इज दिस। अब ये कॉस्ट फंक्शन हमें मॉडल करने के लिए नहीं दिया, उन्होंने कॉस्ट फंक्शन दे दिया है कि ये आपका कॉस्ट फंक्शन है, c इज 0.001x² माइनस 5 log of x प्लस 60। ठीक है, तो इस कॉस्ट फंक्शन को लेते हुए डिटरमिन द नंबर ऑफ एनालिस्ट्स हु शुड बी हायर्ड टू इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज कॉस्ट पर एप्लीकेशन। तो ये कॉस्ट फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है, x जो है वो नंबर ऑफ एनालिस्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा कॉस्ट फंक्शन का, उसे 0 करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकलेगी क्रिटिकल, फिर सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे, उसको पॉजिटिव शो करेंगे। ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ f इज दिस। देखें डेरिवेटिव क्या है, 0.001
एक्स स्क्वायर का 2x, log x का डेरिवेटिव 1/x और 60 का 0, ठीक है। तो ये 0.2x आ गया और -5 log x का डेरिवेटिव 1/x था, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव को आपने 0 रखना है, सेट f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो f प्राइम ऑफ x था इसको 0 रखें, तो इस 0.002x -5/x इक्वल टू 0, -5/x इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से आपने x निकालना है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, इक्वल टू 5/x। अब x को इधर ले आएं और ये 0.002 को उधर ले जाएं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.002, ठीक है। तो ये हटाएं तो 1000 आ जाएगा और ये आ गया 2500, ठीक है। तो x जो है वो ±50 आएगा, ठीक है। यही आया ना, x जो है 2500 आ गया, तो दिस इज ±50। अब प्लस रखें या माइनस रखें, x को हम सिर्फ +50 लेंगे क्योंकि x है नंबर ऑफ एनालिस्ट्स, तो नंबर ऑफ एनालिस्ट्स में नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो द रूट x इज इक्वल टू -50 इज मीनिंगलेस। सो द वैल्यू ऑफ f(x) एट द क्रिटिकल पॉइंट, जब x हमने जो 50 निकाली है उस पर f(x) की वैल्यू भी निकाल लें, तो ये आ गया, ठीक है। सो अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया आपके पास, जो कंप्लीट हुआ क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर द क्रिटिकल पॉइंट इज x जो था 50 था और उसके साथ जो कॉस्ट थी वो 42.94 आई, ठीक है। अब टू चेक द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, टू चेक द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट आपके पास सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था 0.002x, तो ये 0.002 आ गया और -5/x स्क्वायर हो जाएगा +10/x³, ठीक है। ये आ गया 0.002, x का डेरिवेटिव 1, -5/x था तो ये +5/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रखें वैल्यू f डबल प्राइम एट 50, x आपका 50 था, तो आएगा 0.002 +5/x स्क्वायर, पॉजिटिव ही आना है, इसने 50 का स्क्वायर है, तो आप इसको सॉल्व करें ना करें ये सब कुछ पॉजिटिव ही है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो दिस मीन्स f(x) इज मिनिमम, पॉजिटिव था ना, तो इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 50, ठीक है जी। अब x इक्वल टू 50 पे ये मिनिमम आ गया, तो अब आप दूसरी वैल्यू भी निकाल लें। अब देखिए, तो अब इसको स्टेट इंटरप्रेट करना होता है ना आखिर में, तो इंटरप्रेट क्या है कि द एवरेज कॉस्ट, ये f क्या थी, एवरेज कॉस्ट थी ना, देयरफॉर द एवरेज कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट पर एप्लीकेशन, ये पर एप्लीकेशन थी, इज मिनिमाइज्ड एट द वैल्यू ऑफ, एट मिनिमाइज्ड एट द वैल्यू ऑफ, क्या थी वैल्यू कॉस्ट की, $42.94, ठीक है। यही थी ना सेकंड जो पॉइंट था, कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड एट द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन 50 एनालिस्ट्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर आप 50, वो जो x की वैल्यू थी, व्हेन 50 एनालिस्ट्स आर एम्प्लॉयड और हायर्ड, जो मर्जी लिखें आप, ठीक है। तो अगर हम 50 एनालिस्ट्स हायर करें तो आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, और कितनी कॉस्ट होगी पर एप्लीकेशन, $42.94, ठीक है। तो ये आप अगर इस कॉस्ट फंक्शन जो आपको गिवन था ना, जो कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन था, अगर आप उसका ग्राफ देखें ना, ठीक है, बना के, तो इस तरह का कोई ग्राफ बनता है इस तरह का, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी ना मिनिमम, ये वो वैल्यू थी आपकी जिस पे 50 एप्लीकेंट्स हायर हुए थे, ठीक है। और जो कॉस्ट जो C था आपका, C इज f(x), तो ये वो वैल्यू है 42.94, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जहाँ पे कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, ये ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें भी हमने कॉस्ट फंक्शन को, एवरेज कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज किया, ठीक है। जो गिवन था हमें कॉस्ट फंक्शन, तो हमें इसमें मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स की काफ़ी एप्लीकेशन है, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या पढ़ेंगे, डेफिनेटली बिजनेस मेजर है आपका, तो उसमें
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल एक देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड प्राइस थ्योरी इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और मोर सिंपली द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं या सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। गिवन द डिमांड फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट Q इक्वल टू एफ ऑफ P। अब देखें डिमांड फंक्शन इसी तरह ही होता है, क्वांटिटी प्राइस का पे डिपेंड करती है। डिमांड का यही है ना, डिमांड में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है जो वो प्राइस पे डिपेंड करेगी। प्राइस ज़्यादा है डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। एंड अ पर्टिकुलर पॉइंट PQ ऑन द फंक्शन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो, ठीक है। अगर आपको डिमांड फंक्शन दिया हुआ Q एज अ फंक्शन ऑफ P और QP जो है वो PQ जो है वो एक पॉइंट है डिमांड फंक्शन के ऊपर, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से डिफाइन की जाती है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये जो परसेंटेज चेंजेस है ना इन दो चीज़ों में, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज और प्राइस में परसेंटेज चेंज जो है, इनकी रेशो को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, ठीक है। द रेशो इज अ मेजर ऑफ द रिलेटिव रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू द चेंज इन प्राइस। तो ये जो रेशो है वो आपको रिलेटिव रिस्पॉन्स बताती है डिमांड में अगर प्राइस चेंज हो। इक्वेशन 17.21 कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली एज, ये ऊपर ये वाली इक्वेशन है, इसको हम कह रहे हैं 1721, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमने दे दिया इसको। तो ये जो हमने वर्ड्स में इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अगर हम Q की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली एज। अब अगर आप रिकॉल करें ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप रिकॉल करें तो हमने परसेंटेज चेंज निकाली थी ना। अगर आप किसी भी क्वांटिटी किसी भी फंक्शन में चेंज जो है उसके F पे डिवाइड कर दें तो ये परसेंटेज चेंज आती है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन F, ठीक है, ये डेफिनेशन है परसेंटेज चेंज की। तो हमने ऊपर देखें क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी, तो ये डेल्टा Q बाई Q हो जाएगी, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो ये डेल्टा P बाई P हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर आई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द लिमिट ऑफ इक्वेशन 22। ये इस इक्वेशन को हमने 17.22 कह दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को 17.22 ये बुक के साथ मैं मैच कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर्स। तो इसकी अगर आप लिमिट ले लेना एज डेल्टा P गोज टू 0 तो ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगी। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द लिमिट, तो यहाँ पे ये मिसिंग है। द प्राइस द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये जो है इज द लिमिट ऑफ इक्वेशन 17.22 एज डेल्टा P गोज टू 0। अगर आप डेल्टा P को 0 ले जाएं तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी यूजिंग द ग्रीक लेटर ईटा, ठीक है। ये ईटा है, ये इसका ये लंबा होता है एक तरफ से, ठीक है। ईटा टू डिनोट द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ पॉइंट PQ, ठीक है। अगर आप पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईटा से रिप्रेजेंट करें किसी पॉइंट PQ पे, तो आपके पास जो ईटा आएगा वो क्या आएगा, ईटा इज इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा P गोज टू 0 ऑफ डेल्टा Q बाई Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P बाई P, ठीक है। ये जो हमने पिछली क्वांटिटी थी इसकी लिमिट ले ली। अब देखें ये जो P और Q हैं ये डेल्टा पे तो डिपेंड नहीं कर रहे, डेल्टा P पे। डेल्टा P के कम होने से डेल्टा Q चेंज होगा, PQ चेंज नहीं होंगे। तो ये लिमिट PQ से बाहर आ सकती है। आप ये P ऊपर जाके Q नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो P ऊपर चला गया, Q नीचे आ गया, और लिमिट जो है वो बनेगी डेल्टा P गोज टू 0 डेल्टा Q बाई डेल्टा P। अब आप फिर रिकॉल करें, देखें अगर आप रिकॉल करें तो जो हमने डेरिवेटिव स्टडी किया था वो क्या था कि अगर आप डेल्टा Y को डेल्टा X पे डिवाइड करें और लिमिट ले लें डेल्टा X गोज टू 0, ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव बन जाता है dy बाई dx, ठीक है। और इफ़ आपका y जो है वो f ऑफ x था तो इसी को हम f प्राइम x भी कह सकते हैं,
ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप dy बाई डी एक्स लिखना चाहते हैं या f प्राइम ऑफ x लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी देखें q वाज अ फंक्शन ऑफ p, तो अगर q वाज अ फंक्शन ऑफ p तो चेंज इन q डिवाइडेड बाय चेंज इन p, और नीचे जो डेल्टा p है दिस गोज टू 0, तो ये आपके पास q का डेरिवेटिव यानी f प्राइम ऑफ p बन जाएगा dq बाई dp। ठीक है, क्योंकि देखिए q आपके पास था fp, तो ये जो डेरिवेटिव है dq बाई dp ये आपके पास f प्राइम ऑफ p है। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा p गोज टू 0 ऑफ डेल्टा q डिवाइडेड बाई डेल्टा p। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो दिस इज इक्वल टू p बाई q टाइम्स f प्राइम ऑफ p। तो ये आपके पास आई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये आपके पास एक फार्मूला भी आ गया बेसिकली। ठीक है जी, ये आपके पास एक फार्मूला भी बन गया, ईटा इज इक्वल टू p बाई क्यू f प्राइम ऑफ p। ठीक है, आज किसी भी पॉइंट p q के ऊपर अगर ये फार्मूला आप इम्प्लीमेंट करें ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे देगा, पॉइंट इलास्टिक, उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, नाउ गिवन द डिमांड फंक्शन, ठीक है, इस एग्जांपल में अगर आप कोई डिमांड फंक्शन ले लें, गिवन द डिमांड फंक्शन ठीक है, पहले हमने डेफिनेशन दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, अब हम पर्टिकुलर कोई एग्जांपल देखते हैं। सो गिवन द डिमांड फंक्शन q इज इक्वल टू एफ पी एंड दिस इज गिवन एज 500 माइनस 25p। तो देखिए ये प्राइस का फंक्शन है। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स कैलकुलेट द पॉइंट elasticity of demand at prices। A पार्ट में P कह रहा है 15 पे, at prices 15, 10 and 5, 10 and C part is at 5। तो आप इन तीन प्राइसेस पे आपने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देखें, हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि एटा है क्या। ठीक है, एटा इज q बाई पी एफ प्राइम ऑफ p। ठीक है, हमें p तो पता लेकिन q नहीं पता, तो यहाँ से पहले हमें निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट आपने ये देखना है कि f प्राइम क्या है, f प्राइम p क्या है। ठीक है, f था ये, f ये है 500 माइनस 25p, तो 0 माइनस 25 टाइम्स 1, तो ये आ गया नेगेटिव 25। ठीक है, सो देयरफॉर एटा इज इक्वल टू q बाई p f प्राइम ऑफ p विच इज नेगेटिव 25। अब देखिए हमने तो प्राइस गिवन है p15 पे हमने निकालना है, तो ये q क्या होगा p15 के ऊपर, या तो आप q पहले यहाँ से निकालें, p की वैल्यू रख के q यहाँ से निकालें और रिप्लेस कर दें, या इस फंक्शन में ही q रिप्लेस कर दें। देखिए यह है नेगेटिव 25 बाई p और q की वैल्यू क्या है 500 माइनस 25p। अब यहाँ पे सिर्फ प्राइस का ये फंक्शन है, आप प्राइस सब्स्टिट्यूट करें, तीन डिफरेंट प्राइसेस सब्स्टिट्यूट करें और ईटा की वैल्यू निकालते रहें। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एटा जो है वो आ जाएगा, ये देखें अगर आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 125 आता है, तो माइनस 125 100 बाई पी। बाई पी, और नेक्स्ट क्या है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, p और p कैंसिल हो जाएंगे और 25 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप a पार्ट में क्या था कि प्राइस आपके पास 15 है, प्राइस 15 है, तो प्राइस 15 पे ईटा जो आएगा वो आएगा नेगेटिव बाई 15 प्लस 625। तो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करें, ये देखिए हमने एक मिस्टेक यहाँ पे की है, मिस्टेक ये किया है कि हमारा जो फार्मूला था ये है p बाई क्यू एफ प्राइम ऑफ p, जबकि हमने यहाँ पे q बाई p लिख दिया है। ठीक है, इसलिए शायद ये गलती हो रही है, ये मैं दोबारा से इसको अरेज करके, दिस इज p बाई q, अब यहाँ पे
P बाई Q रखना है हमने। यहाँ पे P बाई Q था, ये P डिवाइडेड बाई Q था आपके पास, तो P डिवाइडेड बाई Q माइनस 25 आ गया। अब जो Q था वो ये गिवन है 500 माइनस 25P, तो ये ऊपर नेगेटिव 25P आया और नीचे आएगा 500 माइनस 25P। तो ये है हमारा कास्ट फंक्शन, ठीक ईटा, ये हमारा ईटा है, इसमें हमने अब रिप्लेस करनी है वैल्यू, ठीक है। सो लेट्स राइट दिस ईटा अगेन, माइनस 25P डिवाइडेड बाई 500 माइनस 25P, ठीक है। सो दिस इज योर फंक्शन 500 माइनस 25P। अब अगर इसमें प्राइस रिप्लेस करें बारी बारी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी elasticity की। तो नाउ P इज 15, सो दिस इज माइनस 25 टाइम्स 15 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 25 टाइम्स 15। सो इफ यू कैलकुलेट दिस इज नेगेटिव 3, ऑलराइट, या 15 टाइम्स नेगेटिव 25 डिवाइडेड बाई 500 माइनस, ठीक है। सो दिस इज योर ईटा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपकी वो -3 है इफ P इज 15। नाउ इफ P इज P को 10 लेना है हमने सेकंड में, तो ईटा आपके पास आएगा -25 टाइम्स 10 डिवाइडेड बाई 500 माइनस 25 टाइम्स 10। सो दिस इज इक्वल टू -1। और अगर आप C ले लें, प्राइस को 5 ले लें, तो फिर जो ईटा आएगा वो -20 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू -1/3। तो देखिए जो हम प्राइस कम करते जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ती जा रही है। -3 से -1 हो गई, -1/3 हो गई। अब देखें इसकी इंटरप्रिटेशन क्या, ये इसका क्या मतलब है, ये जो ईटा -3 आया था, इसका मतलब ये है कि अगर हम प्राइस अपनी 15 रखें, ठीक है, प्राइस अगर हमारी 15 थी, जब 15 प्राइस थी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कहती है कि अगर 1 यूनिट या $1 आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड में जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं ना वो 3 यूनिट्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये -3 का ये मतलब है कि 3 यूनिट्स डिक्रीज अकर होगी अगर आप $1 प्राइस बढ़ा देंगे। 1 यूनिट ऑफ द प्राइस अगर आप इंक्रीज करेंगे एट दिस स्टेज, जब प्राइस ऑलरेडी $15 है, वहां पे अगर आप 1 यूनिट और इंक्रीज कर देंगे प्राइस का, तो आपके पास 3 जो यूनिट्स हैं क्वांटिटी के वो कम डिमांड किए जाएंगे, ठीक है। तो डिमांड विल डिक्रीज, ठीक है। इसी तरह अगर 10 के ऊपर अगर हम प्राइस देखें तो -1 है। इसका मतलब है अगर आप 10 के ऊपर 1%, यानी जब प्राइस आपकी 10 हो गई, नाउ इफ यू इंक्रीज योर प्राइस बाय 1%, ठीक है, देयर विल बी 1% डिक्रीज इन द डिमांड, ठीक है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, परसेंटेज चेंज में कंपैरिजन होता है। तो अगर 1% चेंज की जाए प्राइस में तो 1% डिक्रीज आ जाएगी क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है, ये 1% डिक्रीज है। अब देखें इसका मतलब है कि प्राइस जब कम थी, ऑलरेडी 10 थी, तो उस वक्त इतना अफेक्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ एक क्वांटिटी कम हो रही है। लेकिन जब ऑलरेडी 15 पे आपकी प्राइस, अब एक भी % प्राइस बढ़ाने से आपकी 3% चेंज आ रही है, क्वांटिटी में डिक्रीज आ रही है। इसी तरह जब आपकी प्राइस पहले ही बहुत कम थी, प्राइस 5 थी, अब 1% इंक्रीज करने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये देखें प्राइस 5 है, 1% अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे एट दिस स्टेज, तो आपके पास जो डिक्रीज आएगी क्वांटिटी डिमांडेड में वो सिर्फ 1/3% है, 1/3% है, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू दिस 3, ठीक है। तो जब प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा है और आप मज़ीद ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी डिमांड, ठीक है ना। तो इस तरह से जो प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने का ये तरीका होता है। क्योंकि आप देखें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिफाइन इस तरह की थी कि परसेंटेज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -3 है, इसका मतलब है कि अगर 1% चेंज की जाए प्राइस में तो 3% डिक्रीज हो जाएगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो एस्टिमेटेड है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। द परसेंटेज चेंज जो है, क्योंकि ये 3 है ना और नीचे 1 है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 3 टाइम उसमें उसकी जो परसेंटेज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है प्राइस से,
प्राइस की चेंज से, ठीक है। तो ये देखते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें जितनी चेंज प्राइस में उतनी ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में है, डिक्रीज है लेकिन चेंज तो बराबर है ना, वन यूनिट की। लेकिन यहाँ पे देखें अगर 3% कम हो गई है यहाँ पे, अब जो आपकी प्राइस 3% ज़्यादा है, ठीक है, यानी प्राइस में चेंज 3 टाइम्स ज़्यादा है डिमांडेड क्वांटिटी की चेंज में, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी कम थी ना, इतनी कम थी, डिमांड में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा प्राइस को चेंज करने से। प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, अब मज़ीद आप चेंज करेंगे तो ज़ाहिर है डिमांड अफेक्ट करेगी आपकी, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपकी सारी की सारी जो एग्जांपल्स थी वो एप्लीकेशंस थी ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें हमने कॉस्ट को मिनिमाइज मैक्सिमाइज इस तरह का काम किया। अब देखिए कि जो एप्लीकेशंस हैं, मैंने इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स थी, मैंने 4 या 5 एग्जांपल्स हमने आज की हैं, ठीक है। अब इसी एग्जांपल पे बेस करते हुए, क्योंकि ये पूरी थ्योरी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, तो इस पे बेस करते हुए हम एक रिजल्ट्स जो इकोनॉमिस्ट्स ख़ास तौर पे डिक्लेयर करते हैं उसको भी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। जो इकोनॉमिस्ट्स हैं ये क्लासीफाई करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी वैल्यूज़ को इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 कैटेगरीज बनाते हैं इलास्टिसिटी की वैल्यूज़ को देखते हुए। अगर आपका ईटा, ये एन नहीं है, ईटा है, केस 1, इफ़ ईटा इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ ईटा इज़, ये आपके पास ईटा है, इफ़ ईटा इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी माइनस प्लस को छोड़ें, माइनस प्लस को छोड़ते हुए अगर न्यूमेरिकल वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू कर दी ना तो माइनस पॉजिटिव हो गया, तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को छोड़ के जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 1, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। सारी बात है, क्योंकि ईटा क्या देता है, देखें ना, ईटा को फिर अगर मैं यहाँ पे रिकॉल करूँ तो ये चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस है, ठीक है ना, और लिमिट भी लेते हैं हम, लेकिन अभी अगर आप इस तरह से याद रखें तो देखिए, ये जो अगर ये ग्रेटर देन 1 आती है तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि क्वांटिटी में जो चेंज है वो ज़्यादा है प्राइस में चेंज से, ठीक है। सो द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल, अ 1% चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन अ ग्रेटर देन 1% चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो इन दीज रीजन्स ऑफ अ डिमांड फंक्शन, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक, ठीक है, ये याद रखें। इसका मतलब है डिमांड इलास्टिक होगी अगर ईटा की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो, यानी आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी प्राइस की चेंज से, ठीक है। और अगर ईटा लेस देन 1 है, इफ दिस ईटा इज लेस देन 1, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इस तरह की जो रीजन्स हैं उनको इन इलास्टिक कहते हैं, ठीक है, इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक उस वक्त होगी जब आपकी ईटा लेस देन 1 हो, ठीक है। तो ईटा का जो मॉड वैल्यू है पॉजिटिव करने के बाद ये लेस देन 1 होगी, तो ये ईटा लेस देन 1, ठीक है। फिर तीसरा केस है कि ईटा इक्वल हो जाए 1 के। अगर इक्वल टू 1 है तो द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड और प्राइस इक्वल हो जाती है 1 के ऊपर। तो इन दीज रीजन्स ऑफ अ डिमांड फंक्शन, डिमांड इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक, ठीक है। यूनिट अभी भी इलास्टिक तो है लेकिन यूनिट इलास्टिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इलास्टिसिटी 1 हो जाती है आपकी। अब देखिए, अगर मैं पिछली एग्जांपल को रेफर करूं, ठीक है, अगर लास्ट एग्जांपल को रेफर करें, इन प्रीवियस एग्जांपल, इन आवर एग्जांपल, ये जो हमने अभी एग्जांपल फॉलो की थी इस क्राइटेरिया से पहले, ठीक है ना, एट P इज इक्वल टू $15, ईटा वाज -3, तो ये +3 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट मीन्स डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है, डिमांड इज इलास्टिक। तो एट दैट रीजन, यानी कि जब प्राइस आपकी 15 पे है तो आपकी डिमांड इलास्टिक है। तो इलास्टिक डिमांड पे बड़ा ख्याल रखना पड़ता है चेंज में, क्योंकि 1% चेंज प्राइस में 1 से ज़्यादा % चेंज डिमांड में आएगी। तो इसका मतलब है अभी हमें गौर फिक्र करना है कि यार ये हमें प्राइस बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो इलास्टिक रीजन्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो ये इस प्राइस पे इलास्टिक है। और जो दूसरा था हमारा P, जब हमने 10 लिया था तो हमारी जो इलास्टिसिटी थी वो इक्वल टू 1 थी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज डिमांड इज
क्या हमने कहा था, यूनिट इलास्टिक। तो यूनिट इलास्टिक का मतलब ये है कि ठीक है, फिर जितनी चेंज आप प्राइस में लाएंगे उतनी ही चेंज आपकी डिमांड में आएगी। तो अब ये आप याद ख्याल रखें, अगर आपने प्राइस बढ़ानी भी है तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि इस वक्त ये यूनिट इलास्टिक रीजन है। तो अगर ऑलरेडी आपकी प्राइस 10 है तो अब 1% प्राइस बढ़ाने से आपकी जो चेंज आएगी डिमांड में वो भी 1% ही आएगी, यानी दोनों में इक्वल आएगी। ठीक है, तो उसमें ये ख्याल रखना है। फिर जब प्राइस आपकी 5 थी, ठीक है, तो ईटा आपके पास आया था -1/3, तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू 1/3 आई विच इज़ लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है। तो इन इलास्टिक रीजन्स में जो डिमांड 1% चेंज इन प्राइस है वो लेस देन 1% चेंज इन डिमांड आती है। तो इसमें ये इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। अगर आप प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ा भी देंगे तो आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो डिमांड जो है इसमें इन इलास्टिक हो गई। ठीक है, सो द डिमांड इज इन इलास्टिक इन दिस रीजन। ठीक है, तो हम इस क्राइटेरिया को ज़हन में रखते हुए जो क्राइटेरिया था कि इफ़ ईटा इज़ ग्रेटर देन 1 डिमांड इज़ इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये है कि 1% चेंज प्राइस में करने से 1 से ज़्यादा की चेंज आएगी डिमांड में। फिर हमने कहा कि अगर ईटा लेस देन 1 है तो ये इन इलास्टिक है। इसमें अगर 1% चेंज आप प्राइस में करें तो 1% से काफ़ी कम चेंज आएगी डिमांड में, तो ये इतने सेंसिटिव रीजन नहीं है। फिर ईटा अगर इक्वल टू 1 है तो अब ये दोनों में चेंज इक्वल होगी। जितनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस है उतनी ही परसेंटेज चेंज आएगी आपकी क्वांटिटी में। तो इसको मद्देनजर रखें। तो जो हमने एग्जांपल की थी ये मैं दोबारा आपको शो कर देता हूँ। देखें 15 पे आपके पास ईटा -3 था, 10 पे आपके पास -1 था और 5 पे आपके पास -1/3 था। तो यहाँ पे डिमांड इलास्टिक आई, यहाँ पे यूनिट इलास्टिक आई और यहाँ पे इन इलास्टिक आई। क्योंकि ये माइनस को हम नहीं देखते, मॉड वैल्यू जब आप लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगी। यहाँ से अगर आप देखें ना, इधर से अगर आप ईटा की मॉड वैल्यू देखें तो ये -1/3 की मॉड वैल्यू +1/3 होती है। तो दिस इज लेस देन 1। ठीक है, ये ना कहें कि ये -3 है लिहाजा ये ग्रेटर देन, ये लेस देन 1 है। वैसे -3 तो लेस देन 1 है, लेकिन हमने सिर्फ उसकी मॉड वैल्यू माइनस को हटा के देखना है। तो माइनस को हटा के ये सिर्फ 3 है। सो 3 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये इलास्टिक रीजन है आपका। ठीक है, तो वापस चलते हैं इस एग्जांपल के शुरू में। तो जहाँ पे हमने ये डिफाइन किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो थी परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब ऑटोमेटिकली अगर ये रेशो 1 से बड़ी होगी तो देखिए इसका मतलब है कि चेंज जो क्वांटिटी में है वो बड़ी है चेंज इन प्राइस से। ठीक है, इसलिए हमने इसको इलास्टिक कहा। फिर जब ये इक्वल टू 1 आया तो इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस इक्वल है एक दूसरे के, तो ये यूनिट इलास्टिक है। और फिर अगर चेंज इन क्वांटिटी लेस हो जाए चेंज इन प्राइस से तो ये लेस देन 1 आएगी रेशो, तो ये इन इलास्टिक हम इन रीजन्स को कह देंगे। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल डेफिनेशन को देखते हुए, इस डेफिनेशन को देखते हुए हमने आखिर में वो क्राइटेरिया बनाया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो आपका ईटा था, जो ईटा की आई थी वो ये आई थी। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू। तो कैलकुलेशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और इंटरप्रिटेशन के लिए हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं, क्योंकि इधर से ही तो आई थी वो। ठीक है, तो जो आपका जो कैलकुलेशन है उसमें तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे P/Q F'(P). तो जो भी प्राइस गिवन है उस वो रिप्लेस करें, वहाँ पे क्वांटिटी निकालें, सब कुछ बीच में सब्स्टिट्यूट करें तो ईटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके मॉड वैल्यू लेके देखें कि ये इस डेफिनेशन के मुताबिक प्राइस में चेंज क्वांटिटी में कितनी चेंज देती है, क्वांटिटी में चेंज प्राइस में कितनी चेंज देती है। उस हिसाब से हमने ये वाला क्राइटेरिया डेवलप किया, ईटा ग्रेटर देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए और इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक आ गई। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक था। इसमें हमने कितनी एग्जांपल्स कंसीडर की हैं मैं आपको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं इसका। ये देखें, आज हमने रियल एस्टेट की प्रॉब्लम की। इसमें एक एरिया जो है वो फिक्स था किसी लॉट का, हमने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना था। ठीक है, तो हमने उसको देखते हुए हमने ये आपके पास था एक्स, उसकी विड्थ, वाई डेप्थ थी। तो इसको देखते हुए हमने कॉस्ट फंक्शन डेवलप किया। कॉस्ट फंक्शन डेवलप करने के बाद उसको 2 वेरिएबल का ये फंक्शन था एक्स और वाई में, हमने एक रिलेशनशिप डेवलप किया एक्स और वाई में जिसको कॉन्स्ट्रेंट भी कह सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए हमने फंक्शन को एक वेरिएबल का फंक्शन बनाया और फिर डेरिवेटिव्स और सेकंड डेरिवेटिव्स की मदद से हमने मिनिमाइज कर दी। सेकंड हमने एग्जांपल देखी इमरजेंसी रिस्पांस की, जो लोकेशन मॉडल था। इसमें कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन था,
इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। क्राइटेरियन फंक्शन जो था, क्राइटेरियन फंक्शन एस गिवन था, तो हमने इसको फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की मदद से इसको मिनिमाइज़ किया और कहा जी कि ये लोकेशन होनी चाहिए आपकी एफिशिएंसी के लिए, ठीक है। सेकंड फंक्शन, थर्ड थी वेलफेयर मैनेजमेंट के लिए। इसमें उसने एनालिस्ट हायर करने थे, कोई वेलफेयर एजेंसी थी जिसमें एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने के लिए एनालिस्ट हायर किए जाते हैं। तो उसने कहा कि कितने एनालिस्ट हायर किए जाएं कि पर एप्लीकेशन जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। इसमें भी कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन था, हमें मॉडल नहीं करना पड़ा, तो कॉस्ट फंक्शन गिवन था, हमने इसके डेरिवेटिव्स लिए, सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हमने कहा कि 50 एनालिस्ट अगर आप लें तो कॉस्ट आपकी मिनिमम हो जाएगी। ये थर्ड एप्लीकेशन थी। फोर्थ एप्लीकेशन जो हमने की वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी, जो कि इसमें थ्योरी भी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे पहले हमने डिफाइन की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद हमने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला निकाला, फिर हमने एक एग्जांपल देखी जिसमें हमने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने के बाद हमने इसको कैटेगराइज भी किया कि ग्रेटर देन 1 आने का क्या मतलब है, लेस देन 1 आने का क्या मतलब है, इक्वल टू 1 आने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स आज हमने खुद से की हैं। इसके अलावा भी एग्जांपल्स गिवन हैं। मैंने जो एग्जांपल्स स्किप की हैं उसमें पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल है, ये भी आप देखें, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। एक कॉम्पनसेशन प्लानिंग है, और थर्ड एग्जांपल जो हमने छोड़ी थी वो थी बिल कलेक्शन की। तो ये 7-8 एग्जांपल्स हैं इस सेक्शन में, ठीक है। मैंने 4 एग्जांपल्स बड़ी एक्सटेंसिवली हमने की। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। लास्ट लेक्चर में भी हम ऑप्टिमाइजेशन ही करते रहे, इस लेक्चर में भी ऑप्टिमाइजेशन की। तो ये जो चैप्टर 16 और 17 थे ये डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस थी, ऑप्टिमाइजेशन इन पर्टिकुलर, और फिर हमने ऑप्टिमाइजेशन की भी एप्लीकेशंस की जिसमें डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी डिफरेंशियल कैलकुलस हम कर रहे थे चैप्टर 15, 16 एंड 17। तो 3 चैप्टर हमने डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशन के लिए किए हैं। नेक्स्ट टाइम से हम जो है वो इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। जब कैलकुलस शुरू हुई थी तो मैंने मेंशन आपको किया था कि 2 इसके मेन हैं, कैलकुलस के 2 मेन डायरेक्शंस हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो आज हमने जो फिनिश किया है चैप्टर 17 को, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस का हमने काफ़ी सारा पोर्शन फिनिश कर लिया है। तो आज हमने 17.2 कवर किया जिसमें एडिशनल एप्लीकेशंस थी ऑप्टिमाइजेशन की। इसमें हमने 4 एग्जांपल्स की हैं, 3 और 4 एग्जाम्पल्स आर स्टिल देयर इन द बुक। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बुक में से उन 3 एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करें ताकि आपको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन का आइडिया हो जाए कि कैसे इसको देखा जाता है, कैसे इसको कोप किया जाता है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है ऑप्टिमाइजेशन में। तो इसके साथ ही हमारा आज के चैप्टर जो है वो 17th चैप्टर वो ख़त्म हुआ और आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम हम इंटीग्रल कैलकुलस के साथ आएंगे। चैप्टर 18 एंड 19 जो है वो इंटीग्रल कैलकुलस हैं जिसमें इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पहले हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन होती क्या है, उसकी टेक्निक्स, उसके रूल्स, जैसे कि हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में भी पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन के पहले हमने रूल्स पढ़े, डेरिवेटिव्स निकालने सीखे, और फिर हमने डेरिवेटिव्स के मतलब देखा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, और उसके बाद हमने उनको अप्लाई भी किया। इसी तरह इंटीग्रेशन में भी पहले हम रूल्स डेवलप करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड कैसे की जाती है वो करेंगे, फिर हम इसकी एप्लीकेशन ग्राफिकल भी देखेंगे कि कैसे अप्लाई किया जाता है इंटीग्रेशंस को। तो चैप्टर 18 और 19 जो है इंटीग्रल कैलकुलस के होंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंटीग्रल कैलकुलस के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।